हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आर डी अचीव गोल्स। तो स्टूडेंट, आज जो मैं करवाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा डिमांड पर है ये वीडियो जो मैंने बनाई है, जो कि है मांग चैप्टर के ऊपर। मतलब कि आपकी डिमांड है कि डिमांड चैप्टर के ऊपर ही एक वीडियो बना दी जाए। तो देर किस बात की, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जो कि मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट एक और वीडियो जो है ये मांग के ऊपर मैंने बनाई है, तो इसमें हम मांग के सभी टॉपिक्स जो हैं वो इसमें हम क्लियर करेंगे, कवर करेंगे सारे टॉपिक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर करके हिट कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट टॉपिक है हमारा मांग, कि मांग से क्या अभिप्राय है, मांग किसे कहते हैं। तो मांग से अभिप्राय है किसी वस्तु की ऐसी निश्चित मात्रा जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर और दिए गए निश्चित समय पर खरीदने को तैयार होता है। मतलब ऐसा एक उपभोक्ता, एक इंसान, एक व्यक्ति वस्तु की एक मात्रा खरीदना चाहता है। ठीक है, और उसकी कीमत कोई भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, एक निश्चित समय पर वह उसको खरीदना चाहता है। वो चाहता है कि वो वस्तु उसके पास आ जाए, वो उस वस्तु को खरीद ले। तो उसे कहते हैं उस व्यक्ति की मांग, कि उसकी डिमांड है कि वो उसे खरीद ले एक निश्चित समय में। ठीक है, विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित मात्रा को वह खरीदना चाहता है, उसे कहते हैं उस व्यक्ति की मांग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मांग का नियम, कि मांग का नियम क्या है, क्या होता है मांग का नियम। तो इसमें ऐसा होता है कि जब हमारी, ठीक है, अन्य बातें समान रहती हैं, मतलब कि मांग उतनी ही है वस्तु की। ठीक है, सारी बातें समान हैं, वस्तु भी जो है उसकी जो मार्केट में है वो वैसे ही बन रही है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, पर वस्तु की कीमत कम हो जाती है। ठीक है, किसी कारण से वस्तु की कीमत जो है वो कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। अब कोई वस्तु है, ठीक है, अब वो सस्ती हो गई है थोड़ी, तो हम क्या करेंगे, हम उसको ज़्यादा खरीद लेंगे ना। थोड़ा हम सोचेंगे कि अभी ये सस्ता हो गया, थोड़ा ज़्यादा खरीद लेते हैं। और इसी तरह से मान लो अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा, उसकी जो मांग है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, उसकी मांग जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत जो है वो बढ़ गई है। अभी वस्तु महंगी हो गई है तो कीमत जो है उसकी बढ़ गई है, तो क्या होगा, उसकी मांग जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही होता है हमारा मांग का नियम। जब अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत कम होती है और उस वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाती है, और इसी तरह से यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग जो है वो कम हो जाती है। ये है हमारा मांग का नियम। अब नेक्स्ट है हमारा कि मांग वक्र का जो ढलान है वो कैसा होता है, किस तरफ होता है। तो मांग वक्र का जो ढलान है वो समानता जो है वो नीचे की ओर होता है। जैसे कि ये देखिए, ये बना हुआ है ना, ये नीचे की ओर ही होता है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, जो वस्तु की मांग की गई मात्रा, मतलब कि वस्तु की जितनी मात्रा है और वस्तु की कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। ऋणात्मक संबंध मतलब कि अपोजिट। जैसे कि अभी हमने देखा मांग का नियम, कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, विपरीत उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है, ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हासमन सीमांत उपयोगिता का एक नियम लागू होता है। इस नियम में क्या होता है, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि होती है, ठीक है, वस्तु का उपभोग बढ़ रहा है, मांग उसकी बढ़ रही है, ठीक है, तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली समांत उपयोगिता घटती जाती है। मतलब कि मान लीजिए आपको एक बिस्किट खाना है, ठीक है, एक आपने खा लिया, दो खा लिए, उसके उपभोग में वृद्धि हो रही है। अब तीन खा लिए, चार खा लिए, अब क्या होगा, अगली इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाएगी। एक बिस्किट आपने खाया, दूसरा बिस्किट खाने का मन करेगा,
ठीक है। बट जो फर्स्ट वाले में जो आपको अच्छा लग रहा था ना, दूसरे में थोड़ा कम। अब आप करोगे क्या, कहोगे कि तीसरा एक बिस्किट और खा लेती हूँ, फिर आप कहोगे एक और खा लेती हूँ, फिर फिफ्थ में आप सोचोगे कि खाऊं कि ना खाऊं, कि अभी तो मेरा पेट थोड़ा भर गया है। तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, अगली इकाई जो आप खाना चाहते हो, अगला जो बिस्किट, तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो घटती जाती है। तो इसे ही बोलते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो जैसे जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग करते हो, उसके उपभोग में वृद्धि होती है। जैसे जैसे आप उसकी चीज़ को, उस वस्तु को ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उससे मिलने वाली जो अगली इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। इसलिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को खरीदने के लिए उपभोक्ता कम से कम कीमत देने के लिए तैयार होता है। अब फर्स्ट वाले बिस्किट के लिए तो आप ज़्यादा पैसे दे दोगे कि हाँ बहुत भूख लगी है, जितने का भी मिलना आप ले लोगे, सेकंड वाला ले लोगे। थर्ड वाले में आप कहोगे कि नहीं, इतनी अभी खास ज़रूरत नहीं है, तो आप 2 रुपये कम लगा लो, आप ना कम में लोगे। फिर फोर्थ वाला उससे भी कम में। फिफ्थ वाला आप कहोगे नहीं बस अब नहीं लेना मुझे, फिर वो जो दुकानदार है वो बोलेगा चलो ऐसा करो आप 2 रुपये में ले जाओ, तो आप उसको खरीद लोगे। कम से कम कीमत में आप जो है अगली इकाई को खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे। तो यही होता है हमारा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है। और इसी से हमारा जो है मांग वक्र का ढलान बनता है, जो कि इस तरह से होता है। ठीक है, नीचे की ओर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मांग फलन को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट जो हमारा आ जाता है वो आता है वस्तु की अपनी कीमत। कि मांग फलन को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो है कि वस्तु की कीमत जो है वो प्रभावित करती हैं। सभी बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, अभी हमने पहले भी पढ़ा। इसी तरह से जब वस्तु की अपनी कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है ना। तो कीमत से क्या है, मांग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, अपनी कीमत में वस्तु की कीमत और उसकी मांग में हमेशा विपरीत संबंध होता है। तो ये मांग फलन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। फिर आ जाता है हमारा संबंधित वस्तुओं की कीमत। तो इसमें क्या होता है, एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन का असर पड़ता है। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्या, सबसे पहली हमारी प्रतिस्थापन वस्तुएं। इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफ़ी होगी। ठीक है। अगर क्या है, कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर चाय की अधिक मांग करेंगे और कॉफ़ी की मांग जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से कॉफ़ी की कीमत मान लो कम है और चाय की कीमत बढ़ने लगी है, तो लोग क्या करेंगे, फिर कॉफ़ी को अधिक खरीदना स्टार्ट कर देंगे और चाय का यूज़ कम कर देंगे, तो कॉफ़ी की मांग बढ़ने लग जाएगी। तो ये होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं, जिनका यूज़ हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। अगला आता है हमारा पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वो होती हैं, ठीक है, जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं। जैसे कि पेन और स्याही, इनकी मांग एक साथ बढ़ती है और एक साथ कम होती है। जैसे यदि पेन की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इसकी मांग कम हो जाएगी, लोग पेन कम यूज़ करेंगे। तो जब पेन कम यूज़ करेंगे तो स्याही का क्या यूज़, स्याही की मांग भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो पूरक वस्तुएं वो जो मिलकर एक साथ एक दूसरे की मांग को कम या ज़्यादा कर देती हैं। ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता की आय। देखो, उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन होता है तो वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। अगर किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है और घटिया या निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग घट जाती है। पहले जो था, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसी व्यक्ति की आय कम थी तो वो भी जो नॉर्मल चीज़ें आती हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्रांड्स जो सस्ती चीज़ें उनका यूज़ कर रहा था। अभी जो है उसकी इनकम जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, इनकम बढ़ गई तो अभी वो क्या करेगा, अभी वो घटिया निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग जो है उनकी कम कर देगा और अभी वो ब्रांडेड चीज़ें लेनी स्टार्ट कर देगा। तो अपने आप ही सामान्य वस्तुओं की मांग जो है वो बढ़ जाएगी और घटिया और निम्न कोटि की वस्तुएं जो उनकी मांग जो है वो
घट जाएगी। तो उपभोक्ता की आय भी जो है वो भी मांग फलन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। फिर हमारा आ जाता है रुचि तथा प्राथमिकता। इसमें जो है उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उसकी वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन होता है, जैसे कि फैशन में परिवर्तन हो गया, अभी फैशन में नहीं है कोई चीज़ तो उसकी मांग कम हो जाएगी, नहीं लेंगे लोग उसको। जलवायु, सर्दी है, ठीक है, तो सर्दियों में तो स्वेटर, वुलन क्लोथ्स उनकी मांग बढ़ेगी ना, कॉटन के कपड़े नहीं बिकेंगे। नए आविष्कार हो गए, अभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं लेकिन अभी नया कोई फ़ोन लॉन्च हो गया तो फिर क्या होगा, उसकी मांग बढ़ जाएगी, जो पुराने वाला उसकी मांग कम हो जाएगी, लोग उसे नहीं खरीदेंगे, लोग सोचेंगे अब नई टेक्नोलॉजी न्यू फ़ोन आया तो उसको लेंगे हम। तो इस तरह से रुचि और प्राथमिकता से भी मांग फलन जो है वो प्रभावित होता है। फिर आ जाता है संभावनाएं। संभावनाएं मतलब यदि उपभोक्ता को ये भय हो कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ने वाली है तो वो क्या करेगा, वर्तमान में ही उसे खरीदना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उसकी मांग जो वो बढ़ जाएगी अभी के लिए। और इसी तरह से अगर उपभोक्ता को पता हो कि आने वाले समय में वस्तु की कीमत जो है वो कम होने वाली है तो वो अभी उस वस्तु को नहीं खरीदेगा, उस वस्तु की मांग वर्तमान में कम हो जाएगी, वो उसको आने वाले समय में खरीदेगा जब उसकी कीमत जो है वो कम होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट है हमारा मांग की लोच। देखो बच्चों, चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से इस बात को समझते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से आप सुनते हैं, और नोट्स जो है वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका प्रोवाइड करा ही रही हूँ, आप उन नोट्स को डाउनलोड करके उन्हें पढ़ लो अगर एक दो बारी, तो वो मैं दावे से कह सकती हूँ आपको ये याद हो जाएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत जल्दी याद होने वाली है। कुछ भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत भी डिफ़िकल्ट चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ समझने की बात है। बहुत ध्यान से सुनिए, हर एक टॉपिक आपको जो है वो साथ साथ क्लियर होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मांग की लोच। मांग की लोच से अभिप्राय है वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण, ठीक है। वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है ना तो वस्तु की मांग में भी कुछ प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है, तो उसे कहते हैं मांग की लोच, ठीक है। अब मांग की लोच को भी प्रभावित करते हैं, किस तरह से वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है जिसकी वजह से मांग में प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है। तो कैसे, वस्तु की प्रकृति। सबसे पहले यदि उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली वस्तु की प्रकृति जो है वो आरामदायक होगी तो इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण इस वस्तु की मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। इसकी कीमत में जब परिवर्तन होगा, अब मान लो उसके लिए आरामदायक है, उसकी ज़रूरत की चीज़ है, ठीक है, तो क्या होगा, जब उसकी कीमत में परिवर्तन होगा तो वस्तु की मांग में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, उसको उसकी आदत हो गई है उस आराम की, तो इसकी मांग जो है वो लोचदार होगी। जैसे कूलर, एसी, ठीक है, तो इनकी हैबिट हो चुकी है, इनके बिना अब नहीं रह सकता व्यक्ति। तो जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी मांग जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, कीमत कम होगी तो मांग जो है इसकी बढ़ जाएगी, तो इसकी जो मांग है वो लोचदार होती है। दूसरी ओर यदि वस्तुएं अनिवार्य है, मतलब कि वस्तुएं जो है वो ज़रूरत की हैं, तो इनकी मांग बेलोचदार होगी, चाहे उनकी कीमत बढ़े चाहे उनकी कीमत कम हो, लेकिन वस्तु की मांग वैसे ही रहेगी। जैसे गेहूँ, चावल, दूध, दवाइयाँ, अब इनकी अगर कीमत बढ़ भी जाती है तो इनकी मांग पर कुछ खास असर नहीं होने वाला, वो वैसे ही यूज़ होगा, है ना। कोई खाना पीना या दवाइयाँ तो नहीं छोड़ सकता, तो वो क्या करेगा, वो फिर भी उनको खरीदेगा। तो इसलिए जो वस्तु की प्रकृति है वो मांग को लोचदार या बेलोचदार बनाती है। उसके बाद है कुल व्यय में होने वाला खर्च। यदि किसी वस्तु के ऊपर होने वाला खर्च उपभोक्ता की कुल मासिक खर्च की तुलना में बहुत कम है, ठीक है, उसकी जो उपभोक्ता की इनकम है तो उसके मासिक खर्चे की तुलना में जितना वो खर्चा करता है तो बहुत ही एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा खर्चा है या ना के बराबर ही है, तो उस वस्तु की मांग जो बेलोचदार होती है। जैसे कि बटन, सुई, माचिस, जब वो हज़ारों रुपए खर्च रहा है तो वो 2-4 रुपए और भी साथ में खर्च देगा, तो उनकी मांग जो वो बेलोचदार होती है। जितनी डिमांड है वो उतनी उनकी चलती ही रहती है, जैसे वो बिकती है सामान वो वैसे ही बिकता
रहता है। फिर है बाजार में वस्तु के निकट प्रतिस्थापन की उपलब्धता। ठीक है, अगर बाजार में वस्तु का निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध होता है, जैसे मान लो हम चाय लेने गए, चाय नहीं है कॉफ़ी मिल गई तो कॉफ़ी ले आए हम, तो ऐसी वस्तुओं की मांग जो है वो लोचदार होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि अगर पेप्सी की कीमत बढ़ रही है, ठीक है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, इसकी जो दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु है जैसे कि कोक वगैरह हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा, वो कोक की मांग को अधिक कर देगा। पेप्सी की कीमत बढ़ गई है, पेप्सी को नहीं खरीदेगा, कोक खरीद लेगा। ऐसे इसके विपरीत अगर वस्तु का बाजार में निकट प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है, मान लो पेप्सी ही है कोक नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसकी मांग जो है वो बेलोचदार रहेगी। बेशक इसकी कीमत बढ़े तब भी उपभोक्ता इसे खरीदने के लिए बाध्य होता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है नमक, पानी, दवाइयाँ। ठीक है, अब नमक की जगह पे कुछ और तो नहीं यूज़ कर सकते, पानी की जगह पे तो पानी पियेंगे, दवाइयों की जगह पे दवाइयाँ ही चाहिए, तो इनकी मांग जो वो बेलोचदार रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, कितनी भी कीमत पड़े बट फिर भी उपभोक्ता इसे खरीदने के लिए बाध्य होते हैं, मजबूर होते हैं, वो इन्हें खरीदेंगे। फिर आ जाता है उपभोक्ता की रुचि। जब उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए विशेष रुचि रखते हैं, कोई शौक जो है, शौक के तौर पर कोई चीज़ें खरीदते हैं, तो कितनी भी कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उसे खरीदेगा। उन वस्तुओं की मांग जो वो बेलोचदार होगी, जैसे कपड़े हो गया, परफ्यूम हो गया, मोबाइल हो गया, तो ये शौक की चीज़ें हैं, वो उसे खरीदेगा ही खरीदेगा। नेक्स्ट है हमारी मांग की लोच के विभिन्न प्रकार। तो इसमें हम ग्राफ से आपको बताएंगे शून्य लोचदार मांग। शून्य लोचदार, बिल्कुल भी लोचदार, शून्य लोचदार मांग है। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत में किसी भी दिशा में परिवर्तन हो जाए, कीमत बढ़ जाए, कीमत घट जाए, फिर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मांग वैसे की वैसी है, शून्य लोचदार, बिल्कुल लोचदार नहीं, बेलोचदार मांग है। जैसे कि नमक की मांग हो गई, नमक बढ़ जाएगा तो भी वैसे यूज़ होगा, नमक की कीमत कम हो जाएगी तो भी वो वैसे ही यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया, देखो कीमत जो है 10 है, 15 है, 20 है, बढ़ रही है, एकदम से कम हो गई, फिर भी उसकी डिमांड 100 की 100 ही रहेगी। ये तो नहीं ना कि अगर नमक की कीमत कम हो गई तो हम क्या सब्जियों में 10-10 चम्मच नमक डालेंगे, नहीं ना, फिर भी हम 1 चम्मच 2 चम्मच डालते उतना ही डालेंगे, जितना हम खा रहे हैं उतना ही खाएंगे। तो उसकी मांग जो वो बेलोचदार रहती है, बिल्कुल शून्य लोचदार मांग होती है उसकी। अगला है इकाई से कम लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, मतलब मांग में परिवर्तन जो हो रहा है वो वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की तुलना में कम होता है। ठीक है, मांग जो है उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, कीमत से कम फर्क पड़ रहा है, मतलब जितनी कीमत बढ़ाई है घटाई है, लेकिन मांग में इतना परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या होगा, इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। जैसे कि मान लो चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की गई, ठीक है, लेकिन इसकी मांग में 10% कमी आती है, ज़्यादा कमी नहीं आएगी क्योंकि वही चीनी है, कितना कम कर दोगे उसको, थोड़ा बहुत कम कर देंगे, है ना, ये तो नहीं कि बिल्कुल बंद कर देंगे चीनी, तो उसमें थोड़ी सी ही कमी आई है, तो इसे कहते हैं इकाई से कम लोचदार मांग। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह का होता है, इकाई से कम लोचदार मांग, इस तरह से थोड़ा सा स्लैंटिंग वे में। इकाई के बराबर लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है, मतलब जितनी उसकी कीमत कम हुई है उतनी ही उसकी मांग भी कम हो रही है, दोनों बराबर है, तो उसे कहते हैं लोचदार मांग, कि हाँ ये कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे मान लो चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हुई है तो इसकी मांग में भी 20% कमी हो गई, तो इसे कहते हैं इकाई के बराबर लोचदार मांग। ठीक है, पहले 10 थी इसकी कीमत, अभी 12 रुपये हो गई है, तो इसकी मांग पहले 100 थी तो अभी 80 हो गई है, बराबर बराबर कम हो रही है। ठीक है, डिमांड इसकी जितनी कीमत बढ़ रही, जितनी परसेंट 20% कीमत बढ़ी तो 20% कमी हो गई। ठीक है, तो ये इसका जो है वो डिमांड ग्राफ है। फिर हमारा आ जाता है इकाई से अधिक लोचदार मांग। इसमें क्या है, वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से क्या होगा, अधिक होगा, मतलब वस्तु की कीमत में इतनी वृद्धि नहीं हुई पर उसकी मांग में उससे ज़्यादा वृद्धि हो गई, तो क्या होगा,
इसे कहते हैं हम इकाई से अधिक लोचदार मांग। जैसे चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की गई, तो इससे क्या हुआ, चीनी की मांग में 30% कमी आ गई। लोग उसमें हमने क्या किया था कि 20% उसकी जो है कीमत को बढ़ाया था, तो सोचा था कि शायद चीनी की जो मांग है वो भी 20% गिर जाएगी, क्योंकि हमने 20% उसकी जो है कीमत बढ़ाई। लेकिन क्या हुआ, 30% कमी आ गई, बहुत ही ज़्यादा उसकी जो है डिमांड कम हो गई। तो उसे कहते हैं हम इकाई से अधिक लोचदार मांग। ये है इसका जो डिमांड ग्राफ, ठीक है, इकाई से अधिक लोचदार मांग। उसके बाद आ जाता है हमारा अनंत लोचदार मांग। यदि किसी वस्तु की मांग उसकी समान कीमत पर भी किसी भी दिशा में और किसी भी हद तक परिवर्तित होती है, तो ऐसी मांग को अनंत लोचदार मांग कहते हैं। मतलब उसकी कीमत समान है, ठीक है, उसकी मांग जो है कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो जाती है तो कभी बढ़ती ही जा रही है, तो उसे कहते हैं अनंत लोचदार मांग। किसी भी दिशा में ये परिवर्तित हो सकती है। इसका ग्राफ जो है ऐसे स्लीपिंग लाइन की तरह होता है। फिर हमारा आ जाता है मांग में विस्तार तथा मांग में वृद्धि। विस्तार होना और वृद्धि होना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। क्या है, चलिए समझते हैं। मांग में विस्तार, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की मात्रा जो है, मांगी गई मात्रा है, वो बढ़ जाती है। तो उस वस्तु को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारक समान रहते हैं। प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारक मतलब जो है उपभोक्ता, उसकी रुचि भी वैसी ही है, ठीक है, उसकी आय भी वही है, सभी कारक समान है। पर क्या हुआ, वस्तु की कीमत कम हुई, उसकी मांग बढ़ गई, तो इसे कहते हैं हम मांग में विस्तार। इसका कारण भी यही है कि वस्तु की कीमत गिर गई है, तो इसलिए वस्तु की मांग जो है वो बढ़ रही है। तो वो होता है इसका ग्राफ। इस तरह से इसका ग्राफ होता है कि इसकी जो मांग है उसमें विस्तार हो गया है। पहले जो थी, ये थी मांग 10 थी, लेकिन जैसे उसकी कीमत 5 हुई तो वस्तु की मांग जो है वो 150 हो गई। तो इसका जो मांग वक्र है इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मांग में विस्तार। इसी तरह से वस्तु की मांग में वृद्धि कब होती है, जब वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई है, उसकी रुचि चेंज हो गई है, ठीक है, उपभोक्ता को भी दूसरी चीज़ चाहिए, अभी वो मोबाइल से वो बोर हो गया, उसको दूसरा मोबाइल चाहिए, तो उस वस्तु की मांग बढ़ रही है। नया फ़ोन लॉन्च हुआ है तो वो उसको चाहिए, उसकी मांग बढ़ रही है। उसकी कीमत समान ही है, ठीक है, उस वस्तु की जो कीमत है वो समान है, लेकिन इसकी मांग में फिर भी वृद्धि हो रही है। कीमत कम नहीं हुई है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ तो उसकी आय बढ़ गई है, अब वो उस चीज़ को खरीद सकता है, पहले नहीं खरीद पा रहा था। तो यहाँ फिर क्या है कि अभी उसको शौक चढ़ गया कि हमें, मुझे तो यही वाला फ़ोन लेना है, तो इसलिए उसकी जो मांग में वृद्धि हो जाएगी। इसका मुख्य कारण भी ये होता है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक में परिवर्तन हुआ है। तो उसकी कीमत समान है, वस्तु की कीमत जो है वो समान है, बट उसकी मांग जो है वो बढ़ रही है। पहले ये था उसका डिमांड का जो वक्र, मांग वक्र ये था, लेकिन अभी जो उसकी मांग बढ़ गई है, ठीक है, पहले 100 यूनिट्स बिक रही थी, अब 150 बिक रही है, तो इसका जो मांग वक्र है वो आगे की ओर खिसक जाएगा, तो इसे कहते हैं हम मांग में वृद्धि। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि मांग में संकुचन और मांग में कमी। मांग में संकुचन सेम वैसे ही है जैसे वो था मांग में विस्तार। इसमें क्या, कीमत बढ़ रही है, वस्तु की मांगी गई मात्रा जो वो कम हो रही है, पर वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक वैसे ही है, कीमत बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक वैसे ही हैं, तो मांग क्या होगा, वो कम हो जाएगी, ठीक है। पहले जब 10 रुपये किसी वस्तु की कीमत थी तब 100 यूनिट्स बिक रही थी, लेकिन जैसे उसकी मांग बढ़ गई तो उसकी यूनिट्स में क्या है, कमी आ गई, उसकी मांग जो वो कम हो गई। इसी तरह से मांग में कमी, वस्तु की अपनी कीमत समान है, पर उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें परिवर्तन हो गया। मान लो अभी जो फ़ोन उसको चाहिए था उपभोक्ता को, अभी उसका फैशन नहीं है, तो उसकी रुचि बदल गई उपभोक्ता की, अब उसको नहीं खरीदनी, तो उसकी मांग जो है वो कम हो गई, क्योंकि वो ओल्ड फैशन हो गया है। तो इसलिए पहले जो फ़ोन 100 बिक रहे थे, अब वो फैशन में नहीं है, तो भी उनकी डिमांड कम हो गई है, तो अब वो 50 यूनिट्स बिक रही हैं। इसका मांग वक्र जो है वो पीछे की ओर खिसक जाएगा, इसे कहते हैं मांग में
कमी। तो स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको अलग से उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर दे दूँगी। ठीक है, अच्छे से इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अभी भी मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और प्लीज़ फिर से सपोर्ट कीजिए, चैनल को रीस्टार्ट किया है तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, बेल आइकन हिट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।